नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम एक प्रश्न के साथ करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और अब महाराष्ट्र। मुझे जलेबी बनाने की कोई आदत नहीं है, इसलिए सीधे मैं सवाल पे आता हूँ। क्या हरियाणा के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में भी एक कमज़ोर कड़ी साबित होने जा रही है? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि महाराष्ट्र में आप सभी लोग जानते हैं कि 90 सीटों पर तीनों दलों का गठबंधन लगभग फाइनल हो गया था। सीटें तय भी हो गई थीं, लेकिन कल महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर, यानी कि उन्होंने एक तरह से गठबंधन धर्म को तोड़ने का प्रयास किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये हरियाणा राज्य नहीं है, जहाँ की आपके जनाधार को देखकर समाजवादी पार्टी त्याग की बात करेगी और आपके सामने चुनाव में आप सभी लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी और कम से कम 7 सीटों को उसने प्रभावित किया। हरियाणा में हार का जो भी कारण रहा हो, लेकिन जैसा मैंने समझा वो हुड्डा का अहंकार था जिसने कि कांग्रेस को डुबाने का काम किया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पूरी लगाम विधानसभा के आम चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंप रखी। वो कमलनाथ खुद को शुरू से ही मुख्यमंत्री समझ रहे थे और उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के विषय में इस तरह की बात की जो कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं। तो उस कमलनाथ ने उनके बारे में जब बयानबाजी की तो वहाँ भी उन्हें बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। राजस्थान में ज़्यादा मैं चर्चा इसलिए नहीं करूँगा, आप सभी ने देखा होगा किस प्रकार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के तनातनी के बीच कांग्रेस ने किस प्रकार राजस्थान को खोया और भूपेश बघेल के चक्कर में छत्तीसगढ़ प्रांत लिया। तो यहाँ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ के सीटों के जो गठबंधन की बात है, भले ही वो दिल्ली से सुलगती हो, खुद को कांग्रेस नेता ये जताने का प्रयास करता हूँ कि वो ही इस बारे में निर्धारण करती हैं, लेकिन नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार ही संभवतः कांग्रेस हाईकमान ने इस सीटों के बंधन को तोड़ा। क्या स्थिति है, मैं ये बताने के लिए केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे, जिनके पक्ष में ये माना जाता है कि एक सहानुभूति की लहर है और लोकसभा चुनाव में भी ये लहर हालात उतनी नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ % लोगों ने उन्हें उनके दल को तोड़े जाने को लेकर उनके पक्ष में मतदान किया और लोकसभा में उनको अच्छी स्थिति दिलाई। लेकिन उनके एक उम्मीदवार ने एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि ज़मीन पर आग की स्थिति क्या है। ये सही बात है कि शरद पवार या असली शिवसेना के विभाजित होने के बाद कांग्रेस की स्थिति संख्या बल के आधार पर
बदली हुई है और वो सबसे बड़ा दल विधायकों के आधार पर, संख्या बल के आधार पर महाराष्ट्र में है। लेकिन ज़मीनी हालात आखिर क्या है, ये किसी से छपा नहीं। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की अनबन चल रही, वो भी राहुल गांधी के कहने से नहीं। जो भी कांग्रेस से अनबन आपको समझ में आती है, वो क्षेत्रीय छत्रपों के जरिए होती है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कमलनाथ के कारण, और हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के कारण जो तल्खियाँ आपस में पैदा हुई थी, संभवतः महाराष्ट्र में नाना पटोले उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ फिर से वो सवाल मौजूद हो जाता है कि क्या इतने धक्के खाने के बाद भी कांग्रेस ने खुद में सुधार करने की कोशिश नहीं की, या खुद में सुधार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। खैर, ये बात राहुल गांधी को समझना है और उनको ये तय करना है कि क्या वो क्षेत्र छत्रपों के सहारे प्रदेश जीतने का मादा रखते हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी रैलियों में भीड़ भाड़ी आ जाती हो, लेकिन वो भीड़ वोटों के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती। अब उन्हें ये मान लेना चाहिए कि अब गठबंधन का युग है और गठबंधन के सहारे ही जिससे आपका मुकाबला है, भारतीय जनता पार्टी, जो 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहती है। और आपका चुनावी मोड तब शुरू होता है जबकि चुनाव आने को होते हैं। खैर, दिल्ली के चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस ने यह तय किया है कि वह दिल्ली में न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी। ये एक अच्छा कदम है। कम से कम यात्रा के बहाने ही आम जनता से उन मट्ठर कांग्रेसियों का भी एकाकार हो जाएगा, जो सिर्फ गांधी परिवार को खुद के जीतने की एक वजह मानते थे और अपने राजनीति को ट्विटर और एसी कमरों से ही चलाना चाहते हैं। देखना यह है कि कांग्रेस नेतृत्व इन बेलगाम क्षेत्रीय छत्रपों पर कब लगाम लगाएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।